ये लोग मंगल ग्रह पर एक साधारण मिशन को पूरा करने पहुंचे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक भयानक तूफान उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। हालात इतने खराब हो गए कि मिशन कमांडर को तुरंत मिशन छोड़कर पृथ्वी लौटने का आदेश देना पड़ा। आदेश मिलते ही सभी अंतरिक्ष यात्री अपने रॉकेट की ओर दौड़ पड़े। तभी तेज हवाओं में उड़ता हुआ एक सैटेलाइट एंटेना सीधे मार्क से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह धूल और तूफान के बीच कहीं गायब हो गया। रॉकेट के अंदर बैठे कंट्रोलर को उसी वक्त मार्क के स्पेस सूट से ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिलने लगा। पूरी टीम उसे ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी जानते थे कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मार्क के बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी जब मार्क का कोई पता नहीं चला तो सबने यही मान लिया कि वह अब जीवित नहीं है। दूसरी तरफ तूफान रॉकेट को भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए टीम के पास वहां रुकने का कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में उन्हें मार्क को पीछे छोड़कर पृथ्वी के लिए रवाना होना पड़ा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ घंटों बाद मार्क ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सबकी सोच के विपरीत वह अभी भी जिंदा था। हालांकि अब उसके सामने एक नई और कहीं बड़ी समस्या थी। वह पूरे मंगल ग्रह पर बिल्कुल अकेला फंस चुका था। मार्क दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। सैटेलाइट एंटेना की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका एक धातु का टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी। घाव के आसपास खून जम जाने की वजह से सूट से ऑक्सीजन का रिसाव रुक गया था और यही कारण था कि वह अभी तक जिंदा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने बाहर निकले हुए धातु के हिस्से को तोड़ दिया और आसपास नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सामने सिर्फ उनका कैंप था, जहां वह और उसके साथी रहा करते थे। तभी उसे समझ आ गया कि बाकी सभी अंतरिक्ष यात्री उसे मृत समझकर मंगल छोड़ चुके हैं। दर्द से जूझता हुआ मार्क किसी तरह कैंप तक पहुंचा। अंदर आते ही उसने अपना स्पेस सूट उतारा और बिना समय गंवाए अपने पेट में धंसी हुई रॉड को बाहर खींच लिया। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी चीख पूरे सुनसान मंगल ग्रह पर गूंज उठी। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉड का एक छोटा टुकड़ा अब भी उसके शरीर के अंदर फंसा हुआ था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और खुद ही उसे निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वह सफल तो हो गया, लेकिन घाव से लगातार खून बह रहा था। आखिरकार उसने एक मेडिकल स्टेपलर की मदद से अपने जख्म को बंद किया। जैसे ही स्टेपलर लगा, दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अब मार्क को एहसास होने लगा था कि उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। वह मंगल ग्रह के एक सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में पूरी तरह अकेला फंस चुका था। जिस संरचना से वह टकराया था वह असल में एक कम्युनिकेशन डिश थी जो तूफान में पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था, अब उसका पृथ्वी या अपनी टीम से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं बचा था। और अगर किसी चमत्कार से नासा को यह पता भी चल जाता कि मार्क अब भी जिंदा है, तब भी मंगल तक एक बचाव मिशन पहुंचने में लगभग 4 साल लग जाते। 4 साल एक ऐसे ग्रह पर जहां इंसान के जीवित रहने की कोई प्राकृतिक संभावना ही नहीं थी। समस्या सिर्फ अकेलेपन की नहीं थी। जिस कैंप में मार्क रह रहा था उसे इतने लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ऑक्सीजन, पानी और बिजली, हर चीज सीमित थी। अगर ऑक्सीजन सिस्टम में जरा सी भी खराबी आ जाती तो उसकी मौत तय थी। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता थी खाना। उसके पास मौजूद राशन कुछ महीनों के लिए तो काफी था, लेकिन 4 साल तक जिंदा रहने के लिए बिल्कुल नहीं। यानी अगर उसे बचना था तो उसे मंगल ग्रह पर वही करना पड़ता जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। एक ऐसी दुनिया में अपना भविष्य बनाना जहां जीवन नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। हर तरफ से देखा जाए तो मार्क का मंगल ग्रह पर ज्यादा समय तक जीवित रह पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वह अपने कंप्यूटर में वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने लगा, मानो अपनी जिंदगी के आखिरी संदेश छोड़ रहा हो। बाहर तूफान लगातार कहर बरपा रहा था और हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही थीं। उसे बार बार लगता था कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन फिर उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जिंदा रहेगा। अगर भविष्य में कोई रेस्क्यू मिशन मंगल पर आने वाला है तो वह उस दिन तक खुद को जिंदा रखेगा। समस्या यह थी कि उस मिशन के आने में अभी कई साल बाकी थे और इतने लंबे समय तक जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। मार्क ने अपने पास मौजूद खाने का हिसाब लगाया। पूरी टीम का बचा हुआ राशन मिलाकर भी उसके पास सिर्फ इतना भोजन था कि वह लगभग 1 साल तक ही गुजारा कर सके, जबकि उसे कम से कम 4 साल तक जीवित रहना था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार विचार आया।
अगर वह मंगल पर खुद खाना उगा सके तो शायद उसके बचने की संभावना बन सकती थी। मंगल की बंजर जमीन पर खेती करना सुनने में ही असंभव लगता था। वहां न उपजाऊ मिट्टी थी, न बहता हुआ पानी, और न ही ऐसा वातावरण जिसमें पौधे आसानी से उग सकें। फिर भी मार्क ने कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने कैंप के अंदर एक जगह तैयार की और मंगल की मिट्टी इकट्ठा करके एक छोटा सा खेती वाला क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मंगल की मिट्टी में वे पोषक तत्व मौजूद नहीं थे जिनकी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। तब उसने एक ऐसा तरीका अपनाने का फैसला किया जिसके बारे में सोचकर भी अधिकांश लोग पीछे हट जाएं। उसने अंतरिक्ष यात्रियों के बायोलॉजिकल वेस्ट को खाद की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई। बदबू इतनी भयानक थी कि वहां कुछ सेकंड खड़े रहना भी मुश्किल था, लेकिन मार्क के पास विकल्प नहीं थे। उसके लिए यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। अगर यह योजना कामयाब हो जाती तो शायद मंगल की निर्जीव धरती पर पहली बार किसी इंसान की उगाई हुई फसल दिखाई देती, और अगर असफल हुई तो उसके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। मार्क के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने लगातार उस जैविक सामग्री को प्रोसेस करके मंगल की मिट्टी में मिलाना शुरू किया ताकि बंजर जमीन को कुछ हद तक खेती लायक बनाया जा सके। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और एक एक करके मिट्टी में दबा दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, पानी। खुशकिस्मती से मार्क विज्ञान की अच्छी समझ रखता था। उसे पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए पानी में बदला जा सकता है। उसके पास जरूरी उपकरण भी मौजूद थे, लेकिन पहली कोशिश में उससे एक गंभीर गलती हो गई। उसने कैंप के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा का सही हिसाब नहीं लगाया, जो उसकी सांसों की वजह से लगातार कम हो रही थी। जैसे ही उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा कैंप हिल गया। मार्क बच तो गया, लेकिन इस हादसे ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। मंगल पर छोटी से छोटी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। अगले दिन उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने हर गणना बेहद सावधानी से की। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे पानी बनने लगा। अब उसके पास अपनी छोटी सी खेती को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नमी थी। कुछ दिनों बाद जब मिट्टी से पहली हरी कोम्पल बाहर निकली तो उसे देखकर मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंगल जैसी निर्जीव दुनिया में वह छोटा सा पौधा उसके लिए उम्मीद की नई किरण बन गया था। उधर पृथ्वी पर हालात बिल्कुल अलग थे। नासा ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी थी कि मार्क वॉटनी अब जीवित नहीं है। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और लोग उसे खोया हुआ अंतरिक्ष यात्री मानने लगे। यहाँ तक कि उसके सम्मान में श्रद्धांजलि समारोह भी आयोजित कर दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नासा में काम करने वाले एक विश्लेषक वेंकट कपूर ने सुझाव दिया कि एरेस 3 मिशन के लैंडिंग क्षेत्र की सैटेलाइट से दोबारा जांच की जानी चाहिए। हालांकि प्रबंधन ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। उन्हें डर था कि अगर कैमरों में मार्क का शव दिखाई दे गया तो उसकी तस्वीरें दुनिया भर में फैल जाएंगी और इससे लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। फिर भी वेंकट ने हार नहीं मानी। उसने लैंडिंग साइट के सटीक निर्देशांक सैटेलाइट टीम को भेज दिए और इलाके की दोबारा बारीकी से जांच करने को कहा। जब सैटेलाइट ऑपरेटर मिंडी पार्क ने उस क्षेत्र की नई तस्वीरें देखीं तो वह हैरान रह गई। कुछ उपकरण अपनी पुरानी जगह पर नहीं थे। कई सामान साफ तौर पर इधर उधर किए गए दिखाई दे रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रोवर भी अपनी मूल स्थिति से गायब था। मंगल ग्रह जैसी सुनसान जगह पर कोई मशीन अपने आप तो चल नहीं सकती थी। मिंडी ने तुरंत समझ लिया कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, मार्क वॉटनी जिंदा था। उसने फौरन वेंकट को बुलाया और तस्वीरें दिखाईं। अब कोई शक नहीं बचा था। किसी ने उन उपकरणों को हिलाया था और मंगल पर ऐसा करने वाला केवल एक ही इंसान हो सकता था, मार्क वॉटनी। यह खबर सुनते ही वेंकट भी हैरान रह गया। उसने बिना देर किए नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को सारी जानकारी दी। शुरुआत में डायरेक्टर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उनका मानना था कि शायद मंगल पर आए तूफान की वजह से कुछ उपकरण अपनी जगह से हट गए हों, लेकिन वेंकट ने साफ कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता। उपकरणों की स्थिति देखकर वह पूरी तरह आश्वस्त था कि मार्क वॉटनी अभी भी जीवित है। आखिरकार सबूत इतने मजबूत थे कि नासा प्रबंधन को भी सच स्वीकार करना पड़ा। अब नासा एक नई दुविधा में फंस गया था। पूरी दुनिया को पहले ही बताया जा चुका था कि मार्क की मौत हो चुकी है। उसके नाम पर श्रद्धांजलि समारोह तक आयोजित किए जा चुके थे। ऐसे में अचानक यह घोषणा करना कि वह जीवित है, नासा के लिए बहुत बड़ा और संवेदनशील मामला बन गया। काफी चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि सच्चाई दुनिया से छिपाई नहीं जाएगी। मीडिया को बताया जाएगा कि मार्क वॉटनी जीवित है। हालांकि एक बात गुप्त रखने का निर्णय लिया गया।
पृथ्वी की ओर लौट रहे एरेस-3 मिशन के बाकी क्रू मेंबर्स को अभी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। नासा को डर था कि यह खबर सुनकर वे भावनात्मक फैसला ले सकते हैं और अपने मिशन को खतरे में डाल सकते हैं। उधर मंगल पर मार्क को अकेले रहते हुए अब कई सप्ताह बीत चुके थे। उसने खाने और पानी की समस्या का अस्थायी समाधान निकाल लिया था। उसकी छोटी सी खेती उम्मीद के मुताबिक बढ़ रही थी और फिलहाल वह जीवित रहने में सफल हो रहा था। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी। उसे मंगल से निकलना था। मार्क जानता था कि नासा का अगला मिशन एरेस-4 कुछ वर्षों बाद मंगल पर उतरने वाला है। अगर वह किसी तरह उस मिशन तक पहुंच जाए तो उसके बचने की उम्मीद बन सकती थी। मगर समस्या यह थी कि एरेस-4 की लैंडिंग साइट उसकी मौजूदा स्थिति से करीब 1000 किलोमीटर दूर थी। मंगल जैसे कठोर ग्रह पर इतनी लंबी दूरी तय करना किसी असंभव अभियान से कम नहीं था। मार्क ने बार बार गणनाएं की और अनुमान लगाया कि उस यात्रा को पूरा करने में उसे लगभग 70 दिन लग सकते हैं। रास्ते में सीमित संसाधन, खराब मौसम और तकनीकी जोखिम हर कदम पर उसका इंतजार कर रहे थे। यह योजना सुनने में लगभग नामुमकिन लगती थी, लेकिन मार्क के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसे जीवित रहना था तो उसे इसी रास्ते पर चलना पड़ता और इसलिए उसने बिना समय गंवाए अपनी सबसे खतरनाक यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मार्क के पास एक रोवर था, लेकिन वह लंबी यात्रा के लिए भरोसेमंद नहीं था। अच्छी बात यह थी कि मार्क सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि बेहद कुशल इंजीनियर भी था। उसने खराब पड़े रोवरों के उपयोगी हिस्से निकाले और उन्हें अपने रोवर में लगाना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत और कई तकनीकी बदलावों के बाद उसने रोवर को इतना सक्षम बना लिया कि वह हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा झेल सके। अब उसका लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना नहीं था, बल्कि पूरे मंगल ग्रह को पार करके उस स्थान तक पहुंचना था जहां भविष्य में एरेस-4 मिशन उतरने वाला था। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। मंगल पर रात होते ही तापमान इतनी तेजी से गिर जाता था कि कुछ ही समय में इंसान ठंड से मर सकता था। अगर मार्क ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला तो वह यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों के भीतर ही खत्म हो जाती। तभी उसके दिमाग में एक और जोखिम भरा विचार आया। जब उसकी टीम मंगल पर उतरी थी तब उन्होंने ऊर्जा के लिए एक रेडियो आइसोटोप पावर यूनिट जमीन में सुरक्षित तरीके से दबाई थी। यह उपकरण लगातार गर्मी और बिजली पैदा करता था। हालांकि यह बेहद उपयोगी था, लेकिन अगर इसमें जरा भी नुकसान हो जाता तो निकलने वाला विकिरण जानलेवा साबित हो सकता था। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन विकल्प लगभग शून्य थे। मार्क ने सावधानी से उस पावर यूनिट को निकाला और अपने रोवर के साथ जोड़ दिया। अब उससे निकलने वाली गर्मी रोवर के अंदर का तापमान बनाए रखती थी। इससे वह जमा देने वाली मंगल की रातों में भी जीवित रह सकता था और अपनी यात्रा जारी रख सकता था। उधर पृथ्वी पर भी समय के खिलाफ एक अलग लड़ाई चल रही थी। नासा ने मार्क को बचाने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी थी। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL को एक आपातकालीन मिशन तैयार करने का आदेश दिया गया। योजना यह थी कि एक विशेष सप्लाई प्रोब मंगल पर भेजा जाए जो मार्क तक जरूरी संसाधन पहुंचाए और उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ा दे। लेकिन यह मिशन जितना सुनने में सरल लगता था, हकीकत में उतना ही मुश्किल था। JPL की टीम दिन रात काम कर रही थी। उन्हें बेहद कम समय में एक पूरी तरह कार्यशील अंतरिक्ष यान तैयार करना था। हर घंटे की देरी मार्क की उम्मीदों को कमजोर कर सकती थी। इसी बीच नासा प्रशासन ने मिंडी पार्क को भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। अब उसकी निगाहें लगातार मंगल पर टिकी रहने वाली थीं, क्योंकि मार्क की हर गतिविधि पर नजर रखना और उसकी स्थिति का पता लगाना मिशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी था। अब मिंडी को सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल मिल चुका था, ताकि वह मंगल ग्रह पर मार्क की हर गतिविधि पर नजर रख सके। दुनिया के लिए मार्क एक मृत अंतरिक्ष यात्री था, लेकिन हकीकत में नासा उसकी हर हरकत और हर सांस को ट्रैक कर रही थी। उधर मंगल पर मार्क की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी। जिन आलुओं को उसने इतनी मुश्किलों के बीच उगाया था, वे अब तैयार हो चुके थे। लाल और बंजर मंगल की मिट्टी में उगी हरी फसल को देखकर उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई। फसल काटने के बाद उसे करीब 600 आलू मिले। उसने बड़े आलुओं को खाने के लिए अलग रख लिया, जबकि छोटे आलुओं को फिर से मिट्टी में लगा दिया ताकि आगे भी खेती जारी रह सके। अपनी समझदारी और जिद की बदौलत उसने ऐसी जगह पर भोजन पैदा कर लिया था जहां जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। अब कम से कम उसे भूख से मरने का डर नहीं था। लेकिन एक समस्या अब भी जस की तस खड़ी थी। उसका नासा से कोई संपर्क नहीं था। अगर वह पृथ्वी तक यह संदेश नहीं पहुंचा पाया कि वह जिंदा है, तो उसकी सारी मेहनत बेकार साबित हो सकती थी। वह वर्षों तक संघर्ष करता रहता और शायद कोई कभी जान भी नहीं पाता कि वह अभी भी जीवित है। काफी सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक नई योजना आई। बिना समय गंवाए वह अपने रोवर में बैठा
और मंगल की एक दूरस्थ और खतरनाक जगह की ओर निकल पड़ा। वह स्थान उसके कैंप से लगभग 70 दिनों की दूरी पर था। पृथ्वी पर बैठे मिंडी और वेंकट सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए उसकी हर गतिविधि देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि मार्क आखिर जाना कहाँ चाहता है। दिन गुजरते गए और मार्क लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। विशाल रेतीले मैदान, ऊबड़ खाबड़ चट्टानें और बर्फ जैसी ठंडी रातें, इन सब का सामना करते हुए वह आगे बढ़ रहा था। यह उसकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा सफर था। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, नासा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मार्क की योजना क्या है और वह इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहा है। फिर अचानक वेंकट को एक पुरानी बात याद आई, एक ऐसी चीज जिसे शायद बाकी सब भूल चुके थे, लेकिन जो मार्क की पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती थी। उसने तुरंत मंगल ग्रह का नक्शा निकाला और मार्क के सफर का पूरा रूट ट्रैक किया। कुछ देर बाद उसे समझ आ गया कि मार्क आखिर कहां जा रहा है। उसका लक्ष्य था पाथफाइंडर। यह वही रोबोटिक लैंडर था जिसे नासा ने कई साल पहले मंगल ग्रह पर भेजा था। मिशन का उद्देश्य मंगल की मिट्टी और वातावरण का अध्ययन करना था। शुरुआत में पाथफाइंडर ने शानदार काम किया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई और पृथ्वी से उसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। तब से वह मंगल की धूल में कहीं दबा पड़ा था। अब मार्क उसी की तलाश में निकला था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यही पुराना यान उसे दोबारा पृथ्वी से जोड़ सकता है। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार मार्क को वह मिल गया। मंगल की मिट्टी में आधा दबा हुआ पाथफाइंडर उसके सामने था। अब नासा को भी उसकी योजना समझ आ चुकी थी, लेकिन एक नई समस्या सामने थी। संपर्क तभी संभव था जब पृथ्वी पर भी उस पुराने सिस्टम का मॉडल मौजूद हो, ताकि उसके जरिए पाथफाइंडर से संवाद किया जा सके। समय गंवाए बिना वेंकट कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) पहुंचा। अब वर्षों पुरानी तकनीक ही मार्क और पृथ्वी के बीच एकमात्र पुल बन सकती थी। खुशकिस्मती से JPL में पाथफाइंडर के कुछ पुराने मॉडल और तकनीकी रिकॉर्ड अब भी सुरक्षित थे। इंजीनियरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मंगल पर मार्क ने पाथफाइंडर को साफ किया, उसके सिस्टम की जांच की और उसका एंटीना पृथ्वी की दिशा में सेट करने की कोशिश की। फिर वह पल आया जिसका सबको इंतजार था। अचानक पृथ्वी पर एक कमजोर सा सिग्नल प्राप्त हुआ। कमरे में मौजूद सभी लोग अपनी स्क्रीन की ओर देखने लगे। वर्षों से बंद पड़ा पाथफाइंडर फिर से जवाब दे रहा था। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि संपर्क स्थापित हो चुका है, पूरे कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो अतीत का एक भूला हुआ मिशन अचानक दोबारा जिंदा हो गया हो। इसके बाद इंजीनियरों ने पाथफाइंडर को कुछ बेसिक कमांड भेजी। कुछ क्षणों बाद मंगल पर मौजूद उसका कैमरा धीरे धीरे घूमने लगा। कैमरे की यह हरकत देखते ही मार्क समझ गया कि पृथ्वी पर मौजूद लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कई महीनों की तन्हाई के बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है। उसने जल्दी से एक अस्थायी बोर्ड तैयार किया जिस पर सवाल और जवाब लिखे जा सकते थे। अब नासा कैमरे की दिशा बदलकर हाँ या नहीं में जवाब दे सकता था। मार्क ने अपना पहला सवाल लिखा। पृथ्वी पर बैठे इंजीनियरों ने उसे पढ़ा और कैमरा हाँ की दिशा में घुमा दिया। कैमरे को हिलते हुए देखकर मार्क की आंखों में चमक लौट आई। इतने लंबे समय बाद आखिरकार उसका संपर्क मानव सभ्यता से फिर से जुड़ चुका था। अब उसके बचने की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। इतने दिनों बाद पहली बार मार्क को महसूस हुआ कि वह सच में अकेला नहीं है। हालांकि पृथ्वी से संपर्क स्थापित हो चुका था, लेकिन बातचीत करना अब भी बेहद धीमा और मुश्किल था। मंगल और पृथ्वी के बीच की विशाल दूरी की वजह से एक साधारण सवाल भेजने और उसका जवाब मिलने में करीब 4 घंटे लग जाते थे। ऊपर से शुरुआत में व्यवस्था ऐसी थी कि मार्क सिर्फ सवाल पूछ सकता था और नासा की टीम कैमरे की मदद से केवल हाँ या नहीं में जवाब दे सकती थी। लेकिन मार्क हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचना शुरू किया कि अगर साधारण संकेतों से बातचीत हो सकती है तो इसे एक पूरी भाषा में भी बदला जा सकता है। उसे पता था कि पाथफाइंडर का कैमरा अलग अलग कोणों पर घुमाया जा सकता है। इसी विचार से उसने एक नया संचार तरीका तैयार किया। उसने हेक्साडेसिमल कोडिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कैमरे की विभिन्न स्थितियों को अक्षरों और अंकों से जोड़ा जा सकता था। शुरुआत में यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुई। इसके बाद नासा के इंजीनियरों ने उसे कुछ विशेष सॉफ्टवेयर और कोड भेजे। मार्क ने उन्हें अपने रोवर और पाथफाइंडर सिस्टम के साथ जोड़ दिया। अब वह सीधे टेक्स्ट संदेश भेज और प्राप्त कर सकता था। संपर्क पहले से कहीं बेहतर हो गया था। कुछ समय बाद नासा का एक महत्वपूर्ण संदेश उसके पास पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका था। नासा ने बताया कि सबसे पहले एक सप्लाई मिशन भेजा जाएगा, जिसमें अतिरिक्त भोजन, उपकरण और जरूरी सामान होगा। उद्देश्य यह था कि जब तक बचाव दल मंगल तक पहुंचे, तब तक मार्क के पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद रहें।
यह संदेश पढ़ते ही उसके भीतर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। कई महीनों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद वह सचमुच एक दिन पृथ्वी पर वापस लौट सकेगा। इसी दौरान उसके मन में एक और सवाल आया। उसने नासा से पूछा, क्या मेरी टीम को पता है कि मैं जिंदा हूँ? कुछ घंटों बाद जवाब आया, नहीं। यह पढ़ते ही मार्क का गुस्सा फूट पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथी अब भी यही समझ रहे हैं कि वह मर चुका है। हालांकि नासा के अपने कारण थे। उन्हें डर था कि यह खबर सुनकर एरेस-3 के सदस्य भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। मार्क से नियमित संपर्क स्थापित हो चुका था। आखिरकार नासा ने फैसला किया कि अब सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी की ओर लौट रहे एरेस-3 क्रू को यह खबर दे दी गई, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्क वॉटनी अभी भी मंगल पर जीवित है, पूरा दल स्तब्ध रह गया। कुछ पल तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जिस दोस्त को वे मृत मान चुके थे वह जिंदा था। एक तरफ उनके चेहरों पर खुशी थी क्योंकि उनका साथी बच गया था, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा अपराध बोध भी था। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा था जब तूफान के बीच उन्होंने मार्क को खो दिया था और मजबूरी में उसे मंगल पर छोड़कर लौटना पड़ा था। अब उन्हें सिर्फ एक बात की चिंता थी, किसी भी तरह मार्क को वापस घर लाना। उधर मंगल ग्रह पर मार्क नियमित रूप से अपनी स्थिति की जानकारी नासा को भेजता रहता था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसकी आलू की फसल अच्छी तरह बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह अगला रेस्क्यू मिशन आने तक किसी तरह जीवित रह सकता है। लेकिन मंगल पर मुश्किलें कभी ज्यादा देर तक दूर नहीं रहती। एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। कैंप का एयरलॉक लंबे समय से लगातार इस्तेमाल हो रहा था और धीरे धीरे कमजोर पड़ चुका था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ वह फट गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मार्क हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। गिरते समय उसके हेलमेट में दरार आ गई। मंगल का वातावरण इंसान के लिए इतना खतरनाक है कि हेलमेट में एक छोटा सा छेद भी मौत का कारण बन सकता है। मार्क ने तुरंत आपातकालीन टेप से दरार को सील किया और किसी तरह वापस कैंप की ओर भागा। लेकिन अंदर पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। एयरलॉक फटने के बाद कैंप का संतुलित वातावरण बिगड़ चुका था। तापमान और दबाव में हुए बदलाव ने उसकी पूरी आलू की फसल नष्ट कर दी थी। महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। मार्क स्तब्ध खड़ा रह गया। अब उसके पास सिर्फ उतना राशन बचा था जो कुछ महीनों तक ही चल सकता था। जिस खेती के भरोसे वह वर्षों तक जीवित रहने की योजना बना रहा था, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उधर पृथ्वी पर नासा भी समय के खिलाफ दौड़ रहा था। मार्क के लिए एक आपातकालीन सप्लाई मिशन तैयार किया गया। उम्मीद थी कि यह मिशन उसे अतिरिक्त भोजन और संसाधन पहुंचाकर उसकी जान बचा लेगा, लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बिखर गया। रॉकेट हवा में ही विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटे में डूब गया। यह मिशन मार्क की सबसे बड़ी उम्मीद था और अब वह भी खत्म हो चुका था। जब यह खबर मंगल तक पहुंची तो पहली बार मार्क को लगा कि शायद अब उसके बचने की संभावना सचमुच खत्म हो रही है। उसने कमांडर लुइस के लिए एक भावुक संदेश भेजा। उसने कहा कि अगर वह वापस न लौट सके तो उसके माता पिता को बताया जाए कि उनका बेटा एक महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा था और उसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। यह संदेश पढ़कर नासा के कई लोग भावुक हो गए। कुछ को लगने लगा कि अब शायद मार्क को बचाना संभव नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, खुद मार्क वॉटनी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वह आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। इसी दौरान पृथ्वी पर पूरी दुनिया उस असफल सप्लाई मिशन की खबर देख रही थी। तभी एक नई संभावना सामने आई। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के कुछ विशेषज्ञों ने मिलकर एक ऐसी योजना पर चर्चा शुरू की जो पहली नजर में लगभग असंभव लगती थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वह बेहद शानदार थी। यह योजना इतनी साहसिक थी कि अगर सफल हो जाती तो इतिहास की सबसे महान अंतरिक्ष बचाव कार्रवाई बन सकती थी, और अगर असफल होती तो मार्क वॉटनी हमेशा के लिए मंगल ग्रह पर रह जाता। लेकिन इसी बीच नासा के एक एस्ट्रोडायनामिक्स विशेषज्ञ रिच पर्नेल ने एक ऐसा प्लान पेश किया जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बेहद शानदार था। बाद में यही योजना रिच पर्नेल मैन्यूवर के नाम से मशहूर हुई। इस योजना के अनुसार पृथ्वी की ओर लौट रहा हर्मीस स्पेसक्राफ्ट वापस मंगल की तरफ मोड़ा जाता। इससे मार्क को बचाने का मौका तो मिल सकता था, लेकिन जोखिम भी बहुत बड़ा था। अगर कुछ गलत हो जाता तो पूरा क्रू हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंस सकता था। नासा के निदेशक को यह योजना बहुत खतरनाक लगी, इसलिए उन्होंने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। लेकिन रिच पर्नेल ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह यह योजना हर्मीस के क्रू तक पहुंचा दी। अब फैसला अंतरिक्ष में मौजूद टीम के हाथों में था। क्या वे सुरक्षित पृथ्वी लौट जाएं या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथी को बचाने के लिए एक और लंबा मिशन शुरू करें। कुछ देर विचार करने के बाद पूरी टीम ने एकमत होकर फैसला लिया। वे मार्क को मंगल पर अकेला छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। उधर मंगल ग्रह पर मार्क भी अंतिम तैयारी में जुटा हुआ था।
आखिरकार वह MAV मार्स असेंट व्हीकल तक पहुंच गया, जो उसे मंगल की सतह से कक्षा तक पहुंचाने वाला था। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। मेवी को इतना हल्का बनाना जरूरी था कि वह मंगल की कक्षा तक पहुंच सके। इसलिए नासा ने उसे निर्देश दिया कि रॉकेट से हर गैर जरूरी चीज निकाल दी जाए। नतीजा यह हुआ कि लॉन्च के समय उसका वाहन किसी हाईटेक स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा एक अस्थायी जुगाड़ मशीन जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ हर्मीस पहले से मंगल की कक्षा में पहुंच चुका था और पूरा क्रू मार्क के लॉन्च का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मार्क ने MAV लॉन्च किया, रॉकेट तेजी से ऊपर उठने लगा, लेकिन लॉन्च के दौरान बढ़े दबाव को उसकी नोक पर लगी अस्थायी ढाल सहन नहीं कर पाई और वह फट गई। अचानक हुए दबाव परिवर्तन से मार्क बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से MAV फिर भी सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने थी। मार्क और हर्मीस के बीच अभी भी लगभग 68 किलोमीटर की दूरी थी। ये दूरी अंतरिक्ष में भी बहुत ज्यादा थी। सीधे जाकर उसे पकड़ना लगभग असंभव लग रहा था। वहीं हर्मीस के पास भी ईंधन सीमित था। अगर वे मुख्य इंजन दोबारा पूरी ताकत से चलाते तो पृथ्वी लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचता। हालात फिर से असंभव दिखाई देने लगे। तभी कमांडर लुईस ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने हर्मीस के एयरलॉक से नियंत्रित तरीके से हवा बाहर निकालने की योजना बनाई, ताकि उत्पन्न बल से जहाज की गति और दिशा में थोड़ा बदलाव लाया जा सके। यह बेहद जोखिम भरा कदम था, लेकिन अब उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। योजना काम कर गई। हर्मीस और मार्क के बीच की दूरी काफी कम हो गई। फिर भी दोनों के बीच अभी इतना अंतर था कि सामान्य तरीके से बचाव संभव नहीं था। तब मार्क ने अपनी जिंदगी का सबसे साहसी फैसला लिया। उसने अपने स्पेस सूट के दस्ताने में एक छोटा सा छेद बनाया। बाहर निकलती हवा के दबाव को उसने अस्थायी थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल किया और खुद को हर्मीस की दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कमांडर लुईस सुरक्षा रस्सी के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद आखिरकार वह क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। लुईस ने मार्क को पकड़ लिया। लगभग असंभव लगने वाला यह बचाव मिशन सफल हो चुका था। जिस इंसान को पूरी दुनिया मृत मान चुकी थी, वह अब अपने साथियों के बीच वापस था। मार्क वॉटनी ने मंगल पर अकेले संघर्ष करते हुए यह साबित कर दिया था कि ज्ञान, हिम्मत और हार न मानने का जज्बा कभी-कभी सबसे असंभव परिस्थितियों को भी हरा सकता है।